हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए सभी चीजों की और यू विल बी एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। ये सीरीज का पार्ट 15 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशंस देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो 141 क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग कॉलर बीम रूफ। सो कॉलर बीम रूफ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे कॉलर बीम रूफ है ये एक बेसिकली रूफ ट्रस की कैटेगरी है। जो हम रूफ ट्रसेस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स में, उसमें बहुत कैटेगरी के हमारे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं, जो रूफिंग सिस्टम्स हैं। तो जो कॉलर बीम रूफ है वो एक उनमें से कैटेगरी है, डिपेंडिंग अपॉन दी कि कितने स्पैन तक हम किस टाइप के रूफ्स को यूज कर सकते हैं। हमने अपने रूफ की कैटेगरीज को डिवाइड किया है। उसमें एक कैटेगरी जो है हमारी, जो आपको पता होनी चाहिए कॉलर बीम रूफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इज कपल क्लोज रूफ। कपल क्लोज रूफ, ठीक है। तो कपल क्लोज रूफ बेसिकली हमारा इस तरह की रूफिंग सिस्टम है जिसमें हमारा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। हमारा एक ट्रस अरेंजमेंट है और एक हॉरिजॉन्टल टाई मेंबर है। इसको हम टाई मेंबर बोलते हैं बिकॉज ये क्या कर रहा है, हमारा इन राफ्टर्स को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। ये अंडर द एक्शन ऑफ द लोड ये हमारा टेंशन में रहेगा। टेंशन में रहने की वजह से ये इसको पुल करके रखेगा, आउटवर्ड थ्रस्ट वॉल को प्रिवेंट करेगा, साथ ही साथ इसको स्प्रेड होने से बताएगा। अदरवाइज अंडर द एक्शन ऑफ द लोड अगर इसको हम नहीं यूज करेंगे तो हमारा जो स्पैन की लेंथ है, स्पैन बेसिकली हमारा ये जो है स्पैन है, ठीक है। अगर आप ये मेंबर नहीं प्रोवाइड करोगे तो जो इसका स्पैन का यूसेज है वो कम हो जाएगा, यानी हम कम स्पैन तक ही इस रूफ ट्रस को यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली जो कपल क्लोज रूफ है ये कपल रूफ का इंप्रूव्ड वर्जन है, इसमें जो कॉमन रैफ्टर्स हैं हमारे ये टाई मेंबर से सपोर्टेड है। तो बेसिकली हमारे जो टाई मेंबर है ये क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। इट इज प्रिवेंटिंग द आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड स्प्रेड वे कह सकते हैं। जब लोड आएगा तो इसको आउटवर्ड स्प्रेड होने से प्रिवेंट करेगा और साथ ही साथ इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फॉर एनी सीलिंग। ये इसका एंसिलरी फंक्शन है, मतलब एक एडिशनल फंक्शन है कि अगर आप इस पे कोई भी रूफिंग सिस्टम यानी या फॉल सीलिंग करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फॉर एनी सीलिंग। कोई भी आप रूफ सीलिंग करना चाहते हो तो आप इस पे सपोर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये अगर अरेंजमेंट है तो ये वाला जो मेंबर है ये टाई मेंबर है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम स्पैन बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी बिकॉज आउटवर्ड स्प्रेड होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो हमने क्या, बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स अपने फील्ड में यूज किया, एक लिमिट के बाद जब हमें ज्यादा स्पैन तक यूज करना है, यानी अगर कपल क्लोज रूफ की बात करें तो इनका जो यूसेज है वो लिमिटेड है अप टू स्पैन 4.5 मीटर के तक। 4.5 मीटर के बाद क्या होगा, ये टाई मेंबर्स जो यहाँ पर कनेक्शन है इनके, ये इनको होल्ड नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा सेफ्टी हैजार्ड की वजह से इसको हमने लिमिट कर दिया कि 4.5 मीटर के बाद हम कपल क्लोज रूफ नहीं यूज करेंगे। तो अप टू 4.5 मीटर हमारे कपल क्लोज रूफ यूज होंगे। इसके ऊपर अगर यूज करना है तो हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किया। हमने क्या किया, एक इस मेंबर को हम ऊपर लेके गए, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, यहां पर कहीं ले आए। तो इस मेंबर को हम बोलते हैं कॉलर बीम, ठीक है। और रूफ की कैटेगरी हमारी हो जाती है कॉलर बीम रूफ। तो बेसिकली ये जो बीम है ये आपकी कॉलर बीम रूफ है। और जनरली हम इसको जो हाइट लिमिट करते हैं, अगर इसकी हम हाइट मान लें h, तो हम इसको h/2 से h/3 की हाइट पे लगाने की प्रेफरेंस करते हैं। और इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, ये हमारे रूफ को स्टिफन कर दे रहा है, ठीक है।
और जो टेंडेंसी टू पुल आउट है वो हमारी रिड्यूस होती जा रही है। जैसे जैसे आप इसको इस कॉलर बीम को ऊपर लेते जाओगे टुवर्ड्स द अपेक्स, ये बेसिकली रिज है हमारी, जहां पर आपके दो इंटरसेक्टिंग सरफेस मिल रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लॉन्ग हमारी रिज है, तो टेंडेंसी टू स्प्रेड हमारी रिड्यूस हो जाएगी जैसे जैसे आप इस कॉलर बीम को ऊपर लेते जाओगे। तो टेंडेंसी टू स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड होने की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ बिकॉज अब आपने ये हमारा रैफ्टर है, इस मेंबर को हम रैफ्टर कह रहे हैं, विच इज जनरली नोन एज प्रिंसिपल रैफ्टर। तो प्रिंसिपल रैफ्टर की अभी तक हमारी अनसपोर्टेड लेंथ यहां से लेके पूरी ये लेंथ थी। अब क्या हुआ, हमने इसको एक बीच में मेंबर डाल दिया, इसकी वजह से इसकी अनसपोर्टेड लेंथ रिड्यूस हो गई। तो जो बेंडिंग है अंडर द एक्शन ऑफ द लोड वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलर बीम लगाने से आपका क्या हुआ, अंडर द एक्शन ऑफ द लोड हमारी जो बेंडिंग है, अदरवाइज यहां पर इस तरह टेंडेंसी हो, अब ये क्या हुआ, ये कुछ इस तरह हो गया। तो ये टेंडेंसी रिड्यूस हो रही है हमारी विद द यूज ऑफ रैफ्टर। हमारी स्टिफनिंग हो जाए, हमारा जो रूफ है वो स्टिफन होता जा रहा है, हमारी बेंडिंग रिड्यूस होती जा रही है। तो ये कॉलर बीम रूफ्स हम कहां तक यूज कर सकते हैं, वो हम 5.5 मीटर तक यूज कर सकते हैं। तो जनरली दिस टाइप ऑफ रूफ इज सुटेबल फॉर स्पैन अप टू 5.5 मीटर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है कि कॉलर बीम रूफ इज सिमिलर टू कपल क्लोज रूफ। केवल डिफरेंस ये है कि जो टाई बीम है वो मिडिल के पास हम लेके गए, जिसको हमने रीडिफाइन किया कॉलर बीम नाम से, टू द मिडिल ऑफ द रैफ्टर, ठीक है, इंस्टीड ऑफ द बॉटम एंड। यहां की बजाय हम इसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो हमारी बेंडिंग रिड्यूस हो गई, हमारा रूफ और स्टिफन हो गया, और हम ज्यादा स्पैन तक इस रूफ ट्रस को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल टाई एट ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द रैफ्टर। तो हम जनरली h/2 से h/3 फ्रॉम अपेक्स यूज करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। देयर इज अ हॉरिजॉन्टल टाई एट द फीट ऑफ द रैफ्टर, ये हमारा फीट है रैफ्टर का, ठीक है। तो यहां पर जब आप यूज करोगे तो इसको हम लोग सिंपली टाई मेंबर भी कह सकते हैं। और उस केस में हमारा जो रूफ की कैटेगरी है दैट इज विल कॉल्ड कपल क्लोज रूफ। और जब कोई भी हॉरिजॉन्टल टाई मेंबर नहीं रहेगी तो हमारी जो स्पैन कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही कम हो जाएगी, और उसको हम कहेंगे कपल रूफ। तो जो ये क्लोज वर्ड आ रहा है इसका मतलब इट इज क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ अ टाई मेंबर, जो रैफ्टर्स को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर रहा है, वॉल को होल्ड करके रख रहा है। बिकॉज जैसे जैसे दो वॉल्स के बीच में आप दूरी बढ़ाते जाओगे तो उसके अंडर द एक्शन ऑफ द लोड उसके स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन अ किंग पोस्ट रूफ ट्रसेस। जनरली हमारे लॉन्ग स्पैन्स के लिए एज कंपेयर टू कॉलर बीम रूफ्स के ऊपर जो कैटेगरी है ये किंग पोस्ट रूफ ट्रस और क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस की है, जो कि हमारे लार्ज स्पैन एज कंपेयर टू प्रीवियस यूज किए जाते हैं। तो किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस के बारे में अभी हम किंग पोस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें जो किंग पोस्ट है इसका फंक्शन के बारे में बात कही गई है। तो मैं आपने देखा होगा इस तरह के ट्राइंगुलर फ्रेमवर्क के आपने ब्रिजेस देखे होंगे। इसमें बेसिकली ये एक ट्राइंगुलर मेंबर है, एक ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है और एक ये वर्टिकल मेंबर रहता है, और बीच में हमारा डेक रहता है और एक दूसरा साइड में एक दूसरा ट्राइंगुलर फ्रेमवर्क रहता है। तो ऐसे ब्रिजेस को जिसमें बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो ट्राइंगल है, और ये जो मेंबर्स हैं आपके इनको हम कह रहे हैं डायगोनल्स या रैफ्टर्स, और जो वर्टिकल मेंबर है जो अपेक्स, इस ट्रस के टॉप पॉइंट को हम अपेक्स कहेंगे। जो ये अपेक्स से एक वर्टिकल पोस्ट आ रहा है जो इस टाई मेंबर को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। अगर ये मेंबर हटा दोगे तो अंडर द एक्शन ऑफ द लोड यहां पर डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। इस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और इस डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू सैगिंग, ठीक है, बिकॉज ये मेंबर जो है ये आपका टेंशन में है, रेड वाला पोर्शन सारा टेंशन में है अंडर द एक्शन ऑफ द लोड। अगर इस पे आप लोड डालोगे तो ये जो रेड पोर्शन है किंग पोस्ट भी जो है ये हमारा टेंशन मेंबर है, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है अंडर द आप
मेथड ऑफ ज्वाइंट्स या मेथड ऑफ सेक्शन से एनालिसिस करोगे तो जो हमारा किंग पोस्ट है इस पे जो नेचर ऑफ फोर्सेस हैं वो हमारी टेंसाइल नेचर की हैं, ठीक है, ये आप एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप इसको हटा दोगे तो यहाँ पर जो टाई बीम है, टाई मेंबर है, जो ट्रस का बॉटम मेंबर है, इसमें सैगिंग हो जाएगी, जिसमें हमारे जो डिफ्लेक्शंस होंगे सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, इस फ्रेमवर्क को रिजिड करने के लिए किंग पोस्ट लगाया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग एट इट सेंटर। तो ये तो फंक्शन हो गया, और पर्पस ये है कि हमारा जो डिफ्लेक्शंस हैं उनको लिमिट कर रहा है, हमारे स्ट्रक्चर्स फ्रेमवर्क है ट्राइंगुलर फ्रेम को उसको और रिजिड बना रहा है, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, किंग पोस्ट हमारा एक सेंट्रल वर्टिकल पोस्ट है जो कि ब्रिज्ड में यूज किया जाता है वर्किंग इन टेंशन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंसाइल नेचर की है। टू सपोर्ट अ बीम बिलो फ्रॉम अ ट्रस अपेक्स above whereas a crown post through visual similar supports item have been from the beam below, ठीक है। तो ये डायगोनल मेंबर्स आपके रैफ्टर कहला रहे थे, ठीक है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, वर्ल्ड का फेमस फर्स्ट आयरन रेलवे ब्रिज जो है वो किंग पोस्ट टाइप का है, इस ब्रिज का नाम पॉइंट कैफनेयू है, ठीक है। तो वर्ल्ड जो वेरियस किंग पोस्ट के एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये मेन मेंबर है इसको हमने डायगोनल या रैफ्टर कहा, इसको हम प्रिंसिपल रैफ्टर कहते हैं, ठीक है। ये मेन स्ट्रक्चरल लोड कैरिंग मेंबर है जो कि कंप्रेशन में है, ठीक है। ये सी है, ये सी है कंप्रेशन में। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको 3 वे स्ट्रिप से हमने स्ट्रैप से इनको होल्ड किया हुआ है ज्वाइंट पे, ठीक है। और ये जो वर्टिकल पोस्ट है ये आपका किंग पोस्ट है, ठीक है। फिर आयरन स्ट्रैप से हमने ये स्ट्रट और स्टर्डियर और रिजिड करने के लिए हमने ये 2 आयरन स्ट्रट के मेंबर्स यूज किए हैं, और ये हमारी टाई बीम ट्रस मेंबर है विच इज इन टेंशन। अब इसके ऊपर हमारे क्या है, पर्लिन्स हैं जो कि बेसिकली फर्दर रैफ्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये रैफ्टर हैं बेसिकली ये हमारे कॉमन रैफ्टर्स हैं। कॉमन रैफ्टर्स हमारे वो मेंबर्स हैं बेसिकली जिसके ऊपर आप फर्दर रूफ कवरिंग डालते हो। तो होगा क्या, बिकॉज रूफ कवरिंग कॉमन रैफ्टर्स पर डायरेक्टली सपोर्ट हो रही है, तो इनकी जो स्पेसिंग है परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो यहां पर आपके रैफ्टर्स आएंगे, यहाँ पे रैफ्टर आएंगे, और इनके बीच में आप स्पेसिंग जो दे रहे हो वो कम रहेगी, और जो मेन प्रिंसिपल रैफ्टर है वो थोड़ा ज्यादा दूर तक रहेंगे। यानी जो प्रिंसिपल रैफ्टर की जो स्पेसिंग है वो आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉमन रैफ्टर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बिकॉज कॉमन रैफ्टर्स पे आपका डायरेक्टली जो बोर्डिंग है जिसको आप कवरिंग रूफ कवरिंग बोल रहे हो वो उस पर सपोर्ट हो रही है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है ये हमारा किंग पोस्ट हो गया। तो इस फ्रेमवर्क में आपके क्या हो गए, 2 प्रिंसिपल रैफ्टर्स हो गए, एक टाई बीम हो गया, 2 स्ट्रट हो गए और एक किंग पोस्ट हो गया, ठीक है। और ये जो पर्लिन्स हैं, ठीक है, ये हमारे लोड ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द रूफ कवरिंग टू दी, से जो हमारा कॉमन रैफ्टर पे लोड आया, कॉमन रैफ्टर से जो प्रिंसिपल रैफ्टर के थ्रू टाई मेंबर पे जाकर वॉल्स पे हमारा वर्टिकल ट्रांसफर हो गया लोड, ठीक है। तो बेसिकली लोड इज बीइंग ट्रांसफर्ड वर्टिकली थ्रू दिस फ्रेमवर्क। जो टोटल वेट है रूफ का ये हमारा वॉल पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर द पर्लिन्स सपोर्ट द क्लोजली स्पेस्ड कॉमन रैफ्टर विच हैव सेम स्लोप एज द प्रिंसिपल रैफ्टर। रैफ्टर का जो स्लोप है, प्रिंसिपल रैफ्टर का जो स्लोप है ये आपका कॉमन रैफ्टर के स्लोप के बराबर है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। जो किंग पोस्ट है यहां पर लिखा भी हुआ है, द किंग पोस्ट प्रिवेंट्स द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग एट इट्स सेंटर ऑफ स्पैन। द स्ट्रट्स कनेक्टेड टू द टाई बीम्स एंड द प्रिंसिपल रैफ्टर इन इंक्लाइंड डायरेक्शन प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ प्रिंसिपल रैफ्टर्स, ठीक है। तो ये जो रैफ्टर्स हैं बिकॉज ये फिर से यहाँ पर जाके जुड़ रहे हैं तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कम कर रहे हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ लोड इनकी बेंडिंग कम होगी और इनका डिफ्लेक्शन कम होगा। तो ये हमारी सैगिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी हमारे जो मेन प्रिंसिपल रैफ्टर हैं उनकी सैगिंग को रिड्यूस कर रहे हैं। पर्लिन्स मेड ऑफ टिम्बर, टिम्बर के भी हो सकते हैं, स्टील मेंबर्स के भी हो सकते हैं। दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द स्लोपिंग प्रिंसिपल रैफ्टर, जो रैफ्टर के परपेंडिकुलर हमने डाला, ठीक है। यानी ये अगर हमारा प्रिंसिपल रैफ्टर था, ठीक है, तो ये हमारा रूफ का रिज लाइन है, तो
इसके परपेंडिकुलर हमारे ये वाले जो मेंबर हैं इसके ऊपर जो रखे हुए हैं ये हमारे परलिन्स हैं। अब इन परलिन्स को हमने परपेंडिकुलर टू रैफ्टर डाला और इनको प्रॉपरली सिक्योर किया। अब सिक्योर कैसे किया हमने, इनको क्लीट्स के थ्रू किया। तो ये ध्यान रखना है, एक जॉइंट का नाम बोल रहा है यहाँ पे कॉग्ड जॉइंट्स एंड क्लीट। तो जो यहाँ पर जॉइंट बन रहा है उस जॉइंट को हम बोल रहे हैं कॉग्ड जॉइंट्स। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो हम एंकरिंग कर रहे हैं परलिन्स की रैफ्टर्स के साथ, प्रिंसिपल रैफ्टर के साथ, उन जॉइंट्स को हम कॉग्ड जॉइंट्स बोल रहे हैं जो कि क्लीट्स की हेल्प से बनाए जा रहे हैं। क्लीट्स हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लीट्स जो फिक्स कर रहे हैं रैफ्टर पे वो क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट्स द पर्लिन फ्रॉम टिल्टिंग। ये अंडर द एक्शन ऑफ विंड लोड या डेड लोड या लाइव लोड ये हमारे पर्लिन्स को, ये जॉइंट, ये क्लीट्स टिल्ट होने से प्रिवेंट कर रही हैं। द रेस्ट ऑन अ बेड ब्लॉक ऑफ स्टोन और कंक्रीट एट आइदर एंड। ठीक है, यहाँ पर ये रेस्ट कर रहा है, बेड ब्लॉक पर भी हो सकता है या कंक्रीट पर भी हो सकता है। द स्पेसिंग ऑफ किंग पोस्टर्स जनरली अडॉप्टेड एज 3 मीटर, यानी जो किंग पोस्ट ट्रस की स्पेसिंग है, ये हमारा ट्रस हो गया, तो इस तरह के हमारे मल्टीपल स्पैन्स होंगे। ठीक है, तो जो ये स्पेसिंग है इसकी स्पेसिंग की बात कर रहा है, ध्यान रखना ये स्पेसिंग है, ये हमारी लिमिटेड 3 मीटर तक है। और ये हमारा जो है ये स्पैन है जो कि हम 5 to 9 मीटर तक हम इस ट्रस को यूज कर सकते हैं। तो स्पैन इज 5 to 9 मीटर, यानी 9 मीटर तक हम किंग पोस्ट ट्रस को यूज कर पा रहे हैं। और ये जो स्पेसिंग है ये हमारी 3 मीटर तक मैक्सिमम अलाउड है। और जो हमारे कॉमन रैफ्टर होंगे वो इसके बीच में भी आ सकते हैं, बिकॉज इस पे हमारा डायरेक्टली रूफ कवरिंग आनी है। ठीक है, ये रूफ कवरिंग हो गई। तो 5 से 9 मीटर हमारा मैक्सिमम स्पैन हो गया जिसमें किंग पोस्ट ट्रस यूज कर सकते हैं। और जो स्पेसिंग है ट्रसेस के बीच में वो 3 मीटर तक किंग पोस्ट ट्रस में लिमिटेड है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो गया। अब इसमें और एलिमेंट्स देख लेते हैं। टू सपोर्ट द फ्रेमवर्क ऑफ द रूफ, बेसिकली ये जो है ये प्रिंसिपल रैफ्टर्स हैं जो कि रूफ के पूरे फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। टू रिसीव द एंड्स ऑफ प्रिंसिपल रैफ्टर, एंड्स ऑफ प्रिंसिपल रैफ्टर के लिए हमारे यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है जिसको हम बेड ब्लॉक्स बोल रहे हैं या कंक्रीट के ब्लॉक हो सकते हैं जो कि फर्दर वॉल्स में लोड ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द वॉल्स फ्रॉम स्प्रेडिंग आउटवर्ड, इसके लिए हमने टाई बीम का फंक्शन है, ये हमारा बेड ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्राइमरी एलिमेंट्स थे हमारे किंग पोस्ट ट्रसेस के जो आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्लीट्स हैं, जिसको हमने अभी कहा कि जो हमारे रूफ ट्रसेस है वहां पर हमारा एक कॉग्ड जॉइंट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस क्लीट्स। तो क्लीट्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट काइंड्स के मेंबर हैं। ब्रैकेट जो एंगल सेक्शन के भी हो सकते हैं, टी सेक्शन के भी हो सकते हैं, ठीक है, वुड के भी हो सकते हैं, स्टील मेंबर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम स्टील मेंबर के यूज कर रहे हैं जहां पर हम साइड पे वेल्डिंग की हमें जरूरत नहीं है, मतलब वेल्डिंग हम नहीं कर रहे हैं क्लीट्स में, इटसेल्फ कंटेन्स होल। ठीक है, तो क्लीट्स की इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि इसमें खुद अपने होल्स हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये हमारा एक ब्रैकेट है, शॉर्ट सेक्शन, छोटे सेक्शंस हैं, एंगल आयरन के बने हो सकते हैं, विच आर फिक्स्ड ऑन द प्रिंसिपल रैफ्टर। थोड़ा सा आप मैकेनिज्म देखिए, ये आपका जो स्लोपिंग मेंबर था, दिस इज प्रिंसिपल रैफ्टर। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल रैफ्टर था। इस प्रिंसिपल रैफ्टर के ऊपर आपका ये पर्लिन रखी हुई है परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल रैफ्टर। अब इसको आपको ज्वाइंट करना है, तो ये आपने इस पर ब्रैकेट लगा दिया और इसको एंकर कर दिया बोल्ट से। ठीक है, तो अब अंडर द एक्शन ऑफ लोड, जो इस पे विंड लोड आ रहा है, इसकी वजह से देयर विल बी नो टिल्टिंग। इसको अपनी पोजीशन पर होल्ड करके रखेंगे और जो भी लोड आएगा इस ज्वाइंट के थ्रू होता हुआ प्रिंसिपल रैफ्टर से हमारा कुछ इस तरह फ्लो होता हुआ सपोर्ट पे चला जाएगा। तो बेसिकली जो फंक्शन है क्लीट्स का वो ये है, प्राइमरली फंक्शन टू प्रिवेंट दी पर्लिन्स फ्रॉम टिल्टिंग। कॉमन रैफ्टर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पर्लिन्स हैं, पर्लिन्स हमारे कॉमन रैफ्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, पर्लिन्स को हमारा प्रिंसिपल रैफ्टर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म। ठीक है, प्रिंसिपल रैफ्टर के ऊपर हमारा पर्लिन रखा हुआ है। ठीक है, और
पर्लिन जो है वो प्रिंसिपल राफ्टर के साथ एंकर्ड है क्लीट के साथ, ठीक है, ज्वाइंट जो बन रहा है, ठीक है, तो उसको वो टिल्टिंग से प्रिवेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म स्ट्रिंग्स इज यूज्ड फॉर। तो बेसिकली अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं फर्दर सारा स्टेयर केसेस से है, तो यू विल एबल टू लर्न ऑल द की पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्टेयर केसेस विच आर बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यूज एज वेल एज ड्यूरिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बहुत ही डिटेल में मैं आपको कवर कर दूंगा जो स्टेयर केसेस के वेरियस एलिमेंट्स हैं, डिजाइन एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट है इस क्वेश्चन में बात करता है स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स का हमारा दूसरा नाम जो है वो स्ट्रिंगर्स है, स्ट्रिंजर्स भी बोलते हैं। तो जो स्लोपिंग मेंबर्स हैं विच सपोर्ट द स्टेप्स इन अ स्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको स्टेयर दिख रही है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो आपको जो ये वाला एलिमेंट दिख रहा है जो बेसिकली स्टेप्स को सपोर्ट कर रहा है, ये आपकी जो ग्रीन है ये आपकी स्टेप्स हैं। इस स्टेप में दो कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरली दो कंपोनेंट्स हैं। एक स्टेप जो है इज कंपोज्ड ऑफ राइजर एंड ट्रेड। राइजर जैसा राइज, यानी राइज इज बेसिकली अ वर्टिकल एलिमेंट, ठीक है। तो वर्टिकल जो पोर्शन है हमारा वो कहलाता है राइज। तो ये जो पोर्शन है आपका ये राइज है, और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसको ट्रेड है। तो बेसिकली इनकी जो यूनिट्स है मेजरमेंट की वो लेंथ है। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजर्स, ट्रेड, ये सारे रनिंग लेंथ में मेजर किए जाते हैं, जनरली एमएम में या सेंटीमीटर में, आप मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जो एसआई यूनिट है हमारी लेंथ की वो मीटर है। तो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी फॉर्म ऑफ लेंथ, इन इंचेस, इन फीट्स, किसी फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। तो डायमेंशंस जो है राइजर और ट्रेड की ये लेंथ की डायमेंशंस है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो स्ट्रिंजर आर स्ट्रिंग्स वो स्लोपिंग मेंबर है जो बेसिकली स्टेप्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, अगर आपने स्टील की बनी हुई स्टेयर देखी होंगी, तो जो आपके हॉरिजॉन्टल ये स्टेप्स आ रहे हैं वो एक इंक्लाइंड मेंबर, इंक्लाइंड स्लोपिंग मेंबर पे सपोर्टेड है। तो इस मेंबर को हम कहेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, या स्ट्रिंजर, ठीक है, जिसके ऊपर आपका स्टेप आ गया, जिसमें आपके राइजर और ट्रेड थे। अब क्या है, इसके कुछ पोर्शन को हमने एक्सटेंड कर रखा है, आप देख पा रहे हैं, कुछ पोर्शन को हमने एक्सटेंड कर रखा है। इसको आप बोलते हैं, ये जो प्रोजेक्टिंग एज है ट्रेड की, दिस प्रोजेक्टिंग एज ऑफ ट्रेड इज नोन एज नोजिंग, इसको हम नोजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, टू क्रिएट मोर स्पेस, ठीक है। बस प्राइमरी पर्पस हमारा यही है कि हम स्पेस बढ़ा रहे हैं स्टेप की। जहां पर आप पैर रख रहे हो, बेसिकली ये फुट स्टेप आ रहा है यहाँ पर, तो फुट स्टेप आपका कहां पर आ रहा है, आपके ट्रेड पर आ रहा है। ध्यान रखना है, फुट से पैर जो आप रख रहे हो जिस सरफेस पे जब सीढ़ियां चढ़ते हो, तो वो पोर्शन आपका ट्रेड है, और उसी ट्रेड का एक प्रोजेक्टेड जो एज है वो आपका नोजिंग है। इसकी एस्थेटिक लुक के लिए और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको मोल्ड करके रखते हैं। यानी उसका मोल्ड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोल्डिंग। तो नोजिंग को हमने मोल्ड कर दिया। तो प्रोजेक्टिंग एज को हमने नोजिंग कहा, हॉरिजॉन्टल पोर्शन को ट्रेड कहा, ठीक है। तो अंडर साइड ऑफ अ स्टेयर जो है ये नीचे का हिस्सा है, ठीक है। जो स्ट्रिंग है, आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रेड इज कॉल्ड नोजिंग। स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट्स द स्टेयर, तो ये हमारा जो स्ट्रिंजर्स है वो ये है, ठीक है। ये वर्ड आपने ब्रिजेस में भी सुना होगा कि जो स्ट्रिंजर बीम्स होती हैं जो आपके क्रॉस मेंबर्स को सपोर्ट करती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमारी जो स्टेप्स को कैरी कर रहा है वो हमारी स्ट्रिंजर है, ठीक है। और वर्टिकल मेंबर्स बिटवीन द ट्रेड, आप इनको बैलुस्टर्स कह सकते हो। यही हमारे जो वर्टिकल मेंबर्स, वर्टिकल एलिमेंट्स हैं दो ट्रेड्स के बीच में, सॉरी वर्टिकल मेंबर नहीं है, बेसिकली वर्टिकल एलिमेंट आप कह सकते हो इसको, विच इज कॉल्ड राइजर, ठीक है। तो बेसिकली इट इज नॉट, हाँ इट्स अ बेसिकली कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपका जो वर्टिकल पोर्शन है इसको राइजर कह सकते हो, राइजर कहोगे आप, ठीक है। तो ये भी लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको भी बता देता हूं, जो मैं फर्दर नहीं डिस्कस करूंगा। जो हैंड रेल्स हैं, बेसिकली अ मोल्डेड मेंबर रनिंग पैरेलल टू नोजिंग लाइन आर लैंडिंग।
रेल्स ऑफ वुड आर मेटल ऑन साइड है फिक्स्ड एट वेस्ट हाइट एट एन इंक्लाइंड आर एट लेवल ऑफ लैंडिंग। ठीक है, ये वेस्ट हाइट पे हमारी हैंड रेल्स रहेंगी, इनकी एक हाइट प्रिस्क्राइब की गई है कि हमारी जो इस सरफेस से कितना ऊपर आपको हैंड रेल रखना है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यूएल बलूस्टर मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। वाइंडर्स बेसिकली क्या है, रेडिएटिंग या एंगुलर स्टेप्स हैं विच गिव्स अ चेंज इन डायरेक्शन फ्रॉम वन फ्लाइट ऑफ स्टेप टू अनदर। ठीक है, तो एंगुलर और रेडिएटिंग स्टेप्स जब आपकी स्पाइरल काइंड ऑफ स्टेयर केसेस होंगी, वहां पर आपको जो एंगुलर और रेडिएटिंग स्टेप्स हैं उनको आपको विंडर्स बोलते हो। ठीक है, जनरली हम अवॉइड करते हैं, बट सर्टेन सर्कमस्टांसेस में आपको देनी पड़ती है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द स्पेस। ठीक है, उसके बाद स्टेयर्स बेसिकली क्या है, ए सेट ऑफ स्टेप्स एंड लैंडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, बिकॉज जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, ठीक है, ये आपका मान लो एक फ्लोर है, एक फ्लोर आपका ये है, इस फ्लोर से इस फ्लोर पे जाने के लिए, असेंड और डिसेंड करने के लिए, ऊपर या नीचे जाने के लिए आपने जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेयर बोल रहे हैं। ठीक है, एक सेट ऑफ स्टेप्स एंड लैंडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। ठीक है, स्टेयर्स टुगेदर विद पार्ट ऑफ बिल्डिंग अकोमोडेटिंग देम, उसको हम स्टेयर केस बोलते हैं। ठीक है, तो हेडरूम एक टर्मिनोलॉजी होती है, जहां से जो क्लियर डिस्टेंस मिल रही है सॉफिट ऑफ रूफ को, वो हमारी हेडरूम है। तो जो लैंडिंग वाला पोर्शन है वहां पर जो आपको मिल रही है वो भी हमारा हेडरूम होता है। तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो वर्टिकल पोस्ट हैं प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम एंड्स ऑफ फ्लाइट सपोर्टिंग द हैंड रेल्स। तो फ्लाइट बेसिकली क्या होगी, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी ब्रेक। अब वो ब्रेक किस फॉर्म में हो सकता है, वो आपका प्लेटफॉर्म के फॉर्म में हो सकता है या लैंडिंग के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अभी एग्जांपल आपको दे दूंगा मैं। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहां पर आप असेंड किया आपने, ठीक है, तो एक फ्लाइट यहां ब्रेक हो गई और एक दूसरी फ्लाइट आपकी ये हो गई। ठीक है, तो सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, तो ये एक फ्लाइट ये हो गई फर्स्ट फ्लाइट, फिर आपका यहां पर कहीं लैंडिंग है, ब्रेक है, और फिर दिस इज सेकेंड फ्लाइट। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि वर्टिकल पोस्ट जो कि हमारे फ्लाइट के बॉटम और टॉप एंड पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बॉटम एंड आपका क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, दिस इज बॉटम एंड ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज टॉप एंड ऑफ द फ्लाइट। यहां पे बिकॉज इंटरमीडिएट आपने नहीं दिया, दिस इज नॉट अ फ्लाइट एक्चुअली, दिस इज अ कंप्लीट फ्लाइट एक्चुअली, मैंने गलत बता दिया। यहां पर आपकी बिकॉज लैंडिंग नहीं दी हुई है, ब्रेक नहीं है, तो ये आपकी सिंगल फ्लाइट है, ध्यान रखना है। बिकॉज आपका कोई ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पर आपका लैंडिंग नहीं दी हुई है, तो एक ये सिंगल फ्लाइट में नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो हमारी कंप्लीट स्टेयर बना रहे हैं सिंगल फ्लाइट की। तो बॉटम पे हमारा जो वर्टिकल मेंबर है और जो टॉप पे वर्टिकल मेंबर है एंड पर, ध्यान रखना है, एंड पे, फ्लाइट के एंड पर जो बॉटम एंड पे और टॉप एंड पे जो हमारा वर्टिकल मेंबर है वो हमारा वर्टिकल पोस्ट कहलाता है न्यूअल पोस्ट। ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूअल पोस्ट, दिस इज न्यूअल पोस्ट। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल मेंबर आपके हैं ये न्यूअल पोस्ट है। और जो इंटरमीडिएट आपके मेंबर्स हैं, वर्टिकल मेंबर्स हैं जो हैंड रेल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आप गार्ड रेल भी बोलते हो, हैंड रेल को आप गार्ड रेल भी बोलते हो, तो ये जो आपके वर्टिकल मेंबर्स हैं इनको आप बोलते हो बलूस्टर, जो कि हैंड रेल को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये सारा फ्रेमवर्क एक साथ आप बोलते हो, यानी बलूस्टर, हैंड रेल, इन कंबाइंड सिस्टम को बोलते हो बलूस्ट्रेड। ठीक है, तो दिस इज बलूस्ट्रेड। ठीक है, तो सिंगल आपके एलिमेंट को आपका, ये जो आपके एलिमेंट्स हो गए ये आपके बलूस्टर हो गए। ठीक है, आपका जो ये मेंबर हो गया ये न्यूअल पोस्ट हो गया, जिसमें टॉप का जो कैप है न्यूअल कैप कहला रहा है, ये न्यूअल बेस है, ये न्यूअल पैनल है। ठीक है, ये हमारे बलूस्टर हैं। जब कई सारे बलूस्टर मिल जाते हैं हैंड रेल के साथ, दिस इज बेसिकली हैंड रेल की टॉप रेल है, ये उसकी बॉटम रेल है,
तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको हम बलुस्ट्रेड कहते हैं। ध्यान रखना है, बलुस्टर और बैलुस्ट्रेड में अंतर ये है, बलुस्ट्रेड एक सिंगल एलिमेंट है, बलुस्टर्स में कई सारे बलुस्टर हैं। ठीक है, बलुस्टर इज अ सिंगल एलिमेंट वर्टिकल पोस्ट जो कि हैंडरेल को सपोर्ट कर रहा है। बलुस्टर्स कई सारे बलुस्टर मिलकर जो हैंडरेल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसमें आपका हैंडरेल भी है, वर्टिकल पोस्ट भी है, न्यूअल पोस्ट भी है, उस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम बलुस्ट्रेड बोलते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये आपका बेसिकली ये आपका बलुस्ट्रेड है। ठीक है, और ये हमारे न्यूअल पोस्ट हैं जो हमारे टॉप एंड बॉटम एंड पे फ्लाइट के लगे हुए हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ये एक्चुअल फोटोग्राफ है कि आप यहां से असेंड किया आपने। ठीक है, यहां पर आपका एक ब्रेक एरिया है, लैंडिंग एरिया है, प्लेटफॉर्म है, इसको हम लैंडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। 4 स्टेप के बाद आपकी लैंडिंग आ गई और स्टार्टिंग। अब आपने देखा कि हमारी यहां पर एक फ्लाइट है, दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट, फिर लैंडिंग के बाद हमारी दूसरी फ्लाइट स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर सेकंड फ्लाइट, 2 फ्लाइट्स हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर हमारी लैंडिंग है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं इस स्टेयरकेस के थ्रू। तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट फ्लाइट में अगर आप देखेंगे तो बॉटम पे हमारा एक एलिमेंट है विच इज कॉल्ड न्यूअल पोस्ट, और एंड पर हमारा एक पोस्ट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूअल पोस्ट। ठीक है, और ये जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स आपको दिख रहे हैं जो हमारे ट्रेड के सरफेस से हैंड रेल, दिस इज कॉल्ड हैंड रेल। ठीक है, ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम बलुस्टर कह रहे हैं और कंप्लीट फ्रेमवर्क को बलुस्ट्रेड कह रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक लैंडिंग आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक ये नोवल पोस्ट यहां पर भी है। तो न्यूअल बेसिकली क्या है, न्यूअल इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल पोल और सपोर्ट कॉलम इज द सेंट्रल सपोर्टिंग पिलर ऑफ अ स्टेयरकेस। सेंट्रल सपोर्टिंग पिलर ऑफ स्टेयरकेस भी बोल रहे हैं इसको। ठीक है, it can also be referred as upright post that supports or terminates the handrail of stair। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका न्यूअल पोस्ट हो जाएगा। रेलिंग्स आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। स्टेप्स में मैंने आपको बताया एक राइजर है, एक आपका ट्रेड है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये आपका एक स्टेप है। ठीक है, तो कितने स्टेप्स एक फ्लाइट यानी एक सीरीज में हम कितने स्टेप्स हमने प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहां पे एक वर्ड लिखा है जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू। तो जनरली एज पर कंफर्ट रिक्वायरमेंट, बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे तो यू विल गेट कि जनरली हमारा और 12 लिमिट करके रखते हैं। ठीक है, और ये हमारा ड्राइव होता है नेशनल बिल्डिंग कोड से। जनरली हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो डराइव करते हैं नेशनल बिल्डिंग में कोड में गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो कंफर्टेबली असेंड करने के लिए आपको 12 के बाद आपको एक लैंडिंग देनी है। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ जो फ्लाइट में स्टेप्स हैं वो आपके मिनिमम 3 होने चाहिए। ठीक है, तो फ्लाइट बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा विदाउट एनी ब्रेक सच एज प्लेटफॉर्म और लैंडिंग। ठीक है, तो ये जो आपकी फ्लाइट हो गई, ये एक सिंगल फ्लाइट हो गई। इस फ्लाइट का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस फ्लाइट का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्रोजेक्शन है उसको हम गोइंग बोलते हैं। ध्यान रखना है, फ्लाइट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज नोन एज गोइंग। फिर हमारी लैंडिंग आ गई, फिर आपका न्यूअल पोस्ट स्टार्ट हो गया बिकॉज सेकेंड फ्लाइट है ये। तो सेकेंड फ्लाइट के बॉटम पे हमारा न्यूअल पोस्ट होगा और उसके टॉप पे एक जो वर्टिकल सेंट्रल पोस्ट होगा वो न्यूअल पोस्ट होगा। एक ये हैंड रेल हो गई, ये हमारे वर्टिकल जो मेंबर्स हैं ये हमारे बलूस्टर हो गए। ठीक है, तो ये फ्लाइट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन गोइंग हो गया। तो अब जो मिनिमम नंबर ऑफ हमारे स्टेप्स हैं वो 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 12 होने चाहिए जनरली। लेकिन अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड का IS 1644 फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स की गाइडलाइंस देखेंगे तो वहां पर आपकी जो नंबर ऑफ स्टेप्स या राइजर्स भी कह सकते हो, जितने स्टेप्स होंगे आपके उतने ही राइजर होंगे। तो वो
हैज बीन लिमिटेड टू 15 पर फ्लाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम 15 हमारे अलाउड हैं फ्रॉम दी फायर सेफ्टी गाइडलाइंस जो IS 1644 से। तो अगर आपसे IS 1644 के हिसाब से स्पेशली पूछा जाता है तो यू कैन से कि हमारी एक फ्लाइट में 15 स्टेप्स या 15 राइजर्स अलाउड हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ राइजर जो है वो हमारी 19 सेंटीमीटर है फ्रॉम द कंफर्ट रिक्वायरमेंट फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग भी हो सकती हैं और नॉर्मल बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, और अदर बिल्डिंग्स में पब्लिक बिल्डिंग्स में 15 सेंटीमीटर हमारी मैक्सिमम है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो IS 1644 के हिसाब से 15 हमने रिस्ट्रिक्ट की हैं, बट इन जनरल 12 हम रखते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट जनरली शुड नॉट बी लेस देन 3। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया। ठीक है, यहां पर आप देख भी पा रहे हो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हमने स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये IS 1644 के हिसाब से कुछ हमारी बेसिक गाइडलाइंस हैं कि मिनिमम विड्थ आपकी स्टेयरकेस में कितनी होनी चाहिए, या आप ध्यान रखेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग की केस में 1 मीटर आपकी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। होटल बिल्डिंग्स में 1.5 मीटर है, या आप पढ़ लेंगे, मैं इसका PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव के लिंक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रेड एंड राइज है, बेसिकली जो हमारे स्टेयरकेस में स्टेप्स के एलिमेंट्स हैं उनमें जो ट्रेड और राइज का सम है वो किस रेंज में होना चाहिए। तो दिस हैज बीन बेस्ड ऑन दी कंफर्ट रिक्वायरमेंट। कंफर्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कुछ हमने इंपैरिकल रिलेशनशिप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, जो कि बहुत जगह बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है, वहां से मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। तो जो ट्रेड एंड राइज का सम है, ठीक है, वो हमारा 400 यानी 40 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में बात कर लेते, 40 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि 2 टाइम्स द राइजर प्लस T शुड बी ग्रेटर देन 58 एंड शुड बी लेस देन 63 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पर ये रिलेशन आपको बुक्स में कुछ में मिलेगी, थोड़ा सा चेंज मिलेगी, दैट इज 2R प्लस T 60 से 64। तो जनरली हमारा कंफर्टेबल असेंड के लिए हमारा जो 2 प्लस R प्लस T है वो अराउंड 60 लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप सेकंड कंडीशन मान सकते हो। थर्ड कंडीशन है हमारा R और T का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका 400 स्क्वायर सेंटीमीटर से 500 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। जनरली कहीं कहीं पर इस 500 की जगह आपको 426 स्क्वायर मीटर भी भरेगा, लेकिन आप इन जनरल ये रिक्वायरमेंट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके बेसिस पर आप डिजाइन कंसिडरेशंस करते हो। ठीक है, तो आप अगर 3D व्यू में देखेंगे कि ये आपका जो वर्टिकल एलिमेंट है 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में विच इज राइज, ये आपका राइज हो गया, ये आपका प्रोजेक्टेड नोजिंग हो गया, ये आपका गोइंग जिसको आप ट्रेड बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड रन, रन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये ट्रेड की आपकी विड्थ हो गई। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, जो रन है बेसिकली अगर आप स्टेप्स में ऐसे ध्यान से क्रॉस सेक्शन देखोगे, ये थोड़ा सा हमारा प्रोजेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेड हमारी ये थोड़ा सा राउंडेड रहेगी, तो जो ये पोर्शन है नीचे वाला ये हमारा रन कहलाता है। ठीक है, और ये जो टोटल जिस पर आप पैर रख रहे हो फुट स्टेप, ये आपकी पूरी ये ट्रेड कहलाती है। तो ये ट्रेड विड्थ है, मतलब नोजिंग को इंक्लूड करके हमारी ट्रेड विड्थ है। तो ट्रेड विड्थ जो है वो रन प्लस जनरली 1 इंच ले लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच यहां पर लिखा भी हुआ है। ट्रेड विड्थ जो जनरली है वो हमारी 1 इंच मोर देन द रन होती है। तो ठीक है, नोजिंग जो जनरली 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर हम इन जनरल लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। यहां पर मैंने कुछ नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइंस को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको जस्ट रीड आउट कर दे रहा हूं कि जो मिनिमम विड्थ है ट्रेड की विदाउट नोजिंग, ठीक है, विदाउट नोजिंग जो मिनिमम ट्रेड की विड्थ है वो आपकी आती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में 25 सेंटीमीटर। इंटरनल स्टेयर केस है, ध्यान रखना है, इंटरनल स्टेयर केस की बात करें जो घर के अंदर प्रोवाइड की गई है।
ठीक है, तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर है। तो अगर इस फॉर्मूले में आप रखते हो आर प्लस टी वाले में, तो आपका जो आर मिनिमम है वो आपका 40 माइनस 25 क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। और ये आपका 45 इधर लिमिट था, तो 45 माइनस यानी 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। तो ये इसको आप लेस देन और इक्वल टू 19 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो हमारी जो मिनिमम राइजर की डायमेंशन आ जाती है वो 15 सेंटीमीटर आ जाती है, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 19 सेंटीमीटर आ जाती है, जो कि यहाँ नेशनल बिल्डिंग कोड में भी डॉक्यूमेंट की गई है कि जो राइजर की मैक्सिमम हाइट है वो 19 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 19 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, और अदर बिल्डिंग्स में, अदर पब्लिक बिल्डिंग में वहां पर कंफर्टेबल एक्सेस के लिए और हमने रिड्यूस कर दिया है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं चाहिए। दे शैल बी लिमिटेड टू 12 पर फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने पिछले क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था वो यहाँ से डराइव हो रहा है, 12 पर फ्लाइट। IS 1644 के हिसाब से फ्रॉम फायर सेफ्टी हैजार्ड क्राइटेरिया हम नंबर ऑफ जो फ्लाइट्स में स्टेप्स हैं वो 15 दे सकते हैं। हैंड रेल शैल बी प्रोवाइडेड विथ मिनिमम हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रेड। ट्रेड के सेंटर से जो हैंड रेल की हाइट है वो 1 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट जो है वो 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 मीटर है, सॉरी। हैंड रेल की जो मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रेड, फ्रॉम द बेस ऑफ मिडिल ऑफ द ट्रेड, यानी जो ट्रेड है इसके बॉटम से, ठीक है, ये सेंटर से लेना है, टू द टॉप ऑफ हैंड रेल। और जो हैंड रेल है उसका जो टॉप पोर्शन है उतनी हाइट जो है इट शुड बी लेस देन 1.2 मीटर और ग्रेटर देन 1 मीटर। फर्दर द गैप बिटवीन टू वर्टिकल शुड नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर। दो वर्टिकल एलिमेंट्स के बीच में जो आपके बेसिकली बलूस्टर्स हैं, इनके बीच में जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 30 सेंटीमीटर। बलूस्टर के बीच में जो स्पेसिंग है वो 30 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, और ये गैप हम 15 सेंटीमीटर तक रिड्यूस कर सकते हैं जहां पर चिल्ड्रन ज्यादातर यूज करने वाले हैं स्टेयर केसेस को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर भी मैंने आपको बताया हुआ जनरली 2R प्लस जो ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली 60 होता है कंफर्टेबल फ्लाइट के लिए। जनरली राइज 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, जो कि 19 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया पब्लिक बिल्डिंग, नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, और ट्रेड मिनिमम आपका 22 सेंटीमीटर से कम यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग मैंने आपको बता दिया कि जो लैंडिंग है एक एरिया है, ऐसा एरिया है जो कि बेसिकली हम एक फ्लाइट के बाद यूजर को रेस्ट करने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। जैसे आप असेंड करके आए, आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वी हैव गिवन सम स्पेस टू अलाउ द यूजर टू रेस्ट एंड टू अलाउ द स्टेयर्स टू चेंज डायरेक्शन। ठीक है, यूजर को रेस्ट मिल रहा है और हम अपना स्टेयर्स का डायरेक्शन चेंज कर पा रहे हैं, बिकॉज अगर ये स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो विल नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली एक स्मॉल प्लेटफॉर्म है जो स्टेयरवे का पार्ट है बिटवीन द मेन फ्लोर लेवल्स। दो मेन फ्लोर, एक फ्लोर मेन लेवल यहाँ पर होगा, एक फ्लोर हमारा यहाँ पर होगा। इन फ्लोर के बीच में ये हमारा लैंडिंग हमने दी हुई है। टिपिकली यूज टू अलाउ द स्टेयर्स टू चेंज डायरेक्शन। पहला फंक्शन ये है कि टू अलाउ द स्टेयर्स टू चेंज डायरेक्शन, टू अलाउ द यूजर टू रेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। तो जनरली जो मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग है ये हमारी स्टेयर की विड्थ के बराबर रहती है, ध्यान रखना, इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्टेयर्स। ठीक है, स्टेयर लैंडिंग जो है सेफ्टी रीजन से भी हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इंटरमीडिएटरी पॉइंट्स फॉर ब्रेकिंग लॉन्ग स्ट्रेट फ्लाइट्स एट चेंज डायरेक्शंस एंड एट पॉइंट्स ऑफ एंट्री एग्जिट। इन एडिशन दे कैन सर्व एज इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ रिफ्यूज फॉर व्हील चेयर्स, या जो है हमारी व्हील चेयर्स हैं उनके लिए ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं रिफ्यूज के लिए, या इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिचुएशंस के लिए भी हमें इनको प्रॉपरली डिजाइन करना है। ठीक है, तो लैंडिंग को हम एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बिटवीन दी फ्लाइट्स डिफाइन कर सकते हैं। जो हेड रूम है, जो मैंने आपको बताया था, ट्रेड और सॉफिट के बीच में जो आपका स्टेप था, इसका जो ट्रेड था और जो हमारा फ्लोर
जब आप वॉक कर रहे हो यहाँ पर, तो जो आपको ये क्लियर डिस्टेंस मिल रही है, ये 100 फीट ऑफ फ्लाइट है, ट्रेड और 100 फीट ऑफ फ्लाइट के बीच में जो आपको जगह मिल रही है वो मिनिमम आपको 2.14 मीटर होना चाहिए। ठीक है, लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन विड्थ ऑफ द स्टेयर, द मिनिमम हेड रूम इन पैसेज अंडर द लैंडिंग ऑफ स्टेयरकेस एंड अंडर द स्टेयरकेस शैल बी 2.2 मीटर। तो ये हमारा एनबीसी की गाइडलाइन है, इसको ध्यान रखना है। ये बुक्स में 2.14 भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, लेकिन ये एनबीसी के हिसाब से 2.2 मीटर होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एनी गुड स्टेयरकेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच रेस्पेक्टिवली शुड बी। तो जो पिच है बेसिकली क्या है, ये हमारा एंगल है, ठीक है, इट इज अ वर्टिकल एंगल। ठीक है, किसके किसके बीच में है ये एंगल? ये एंगल है हमारा जो नोजिंग लाइन है, जो भी हमारी नोजिंग की एज है, ठीक है, उसको अगर हम कनेक्ट कर दें तो एक हमारी जो लाइन बन के आती है, इसको हम कहते हैं नोजिंग लाइन, लाइन ऑफ नोजिंग। ये नोजिंग लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड पिच या स्लोप। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि ये अगर ये हमारा इसमें नोजिंग नहीं है, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ट्रेड और राइजर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, उस केस में हमारा ये वाला पॉइंट आप मिला दोगे तो ये जो एंगल बनेगा तब हो जाएगा। लेकिन अगर नोजिंग एग्जिस्ट कर रही स्टेयर केस में, तो ये जो लाइन बनेगी नॉइज हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ जो एंगल बनाएगी, ये हमारा कहलाएगा पिच। ठीक है, तो यहां पर आपका अगर आप इस वाली ड्राइंग पे देखोगे, इसको आप ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पे नोजिंग दी हुई है, तो नोजिंग लाइन आपने बनाई, इसके साथ आपने जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना, तो सॉरी वर्टिकल एंगल बना, दिस वर्टिकल एंगल इज कॉल्ड पिच ऑफ रूफ ट्रस, सॉरी पिच ऑफ स्टेयरकेस। तो इस पिच को हमने इंडियन स्टैंडर्ड्स और कंफर्टेबल एक्सेस के लिए यूजर्स के हिसाब से हमने लिमिट किया, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमारी जो है, जो मैक्सिमम लिमिट है, अल्फा मैक्स जो है, ये लिमिटेड है स्पेस को कंस्ट्रेंट करके। जब हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट होगा तो हमें जो एंगल है वो मैक्सिमम एंगल पर जाना होगा, मतलब एंगल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पेस कम है, हमें फ्लोर टू फ्लोर कनेक्टिविटी देनी है, तो हम अल्फा मैक्सिमम स्पेस कंस्टेंट की वजह से निकल के आएगा, और अल्फा मिनिमम जो है ये हमारा यूजर, यहाँ पे यूजर कंफर्ट भी रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे आपकी स्टेयर स्टीप होती जाएगी। अगर आप इसको बाहर की तरफ लाते जाओगे तो स्टेयर स्टीप होगी, जगह तो हमारी कम लगेगी, लेकिन स्टेयर स्टेप होने की वजह से जो यूजर है उसको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगेगा, उसको ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा चढ़ने के लिए। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा जो स्लोप है स्टेयर का, वो 40 डिग्री से और 25 डिग्री से, यहां पर कुछ बुक्स में 20 डिग्री भी मिलेगा, बट इट इज जनरली 25 डिग्री। ध्यान रखना है आपको, 25 डिग्री से 40 डिग्री तक आपको लिमिट दी गई है। ठीक है, तो 25 डिग्री से 45 डिग्री तक आपका ये एंगल होना चाहिए इन जनरल। ठीक है, और जो हमारी बुक्स हैं, कहीं कहीं पर आपके जो प्रोविजंस हैं, IS 1644 के प्रोविजंस हैं, वहां पे ये 40 डिग्री जो एंगल है, दैट इज 45 डिग्री एक्चुअली। वहां पे जो एक्सटर्नल स्टेयर केस है फायर एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर ये अल्फा मैक्स जो है वो 45 डिग्री तक हो सकता है, पर इन जनरल हम 25 से 40 डिग्री ही रखते हैं। ठीक है, कि स्पेस भी वेस्ट ना हो और हमारे यूजर को कंफर्टेबल रहे चढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है मैंने, कि जो पिच ऑफ स्टेयर केस है शुड नॉट बी लेस देन 25 डिग्री एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री। द क्लियर डिस्टेंस between tread and soffit of a flight immediately above called as headroom which should not be less than 2.14 मीटर, NBC के हिसाब से 2.2 मीटर है। लैंडिंग जनरली हमारी 12 से 15 स्टेप में प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज 15 स्टेप भी हमारी IS 1644 के हिसाब से है। जो एंगल ऑफ स्टेयर
स्लोप है वो इंपॉर्टेंट है। स्टीपनेस ऑफ स्टेयर अफेक्ट्स द स्टेयर ट्रेड डेप्थ एंड राइजर हाइट, both of which are important safety factors for stairs. The steeper the stair, जितनी स्टीप होगी हमारी जो ट्रेड की डेप्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, जो ट्रेड की डेप्थ का मतलब है जो जिस पर हम पैर रख रहे हैं, फुट स्टेप है, वो उसकी विड्थ कम हो जाएगी, तो हमें स्मॉलर वॉकिंग सरफेस मिलेगा। तो एक लिमिट से ज्यादा हम अपनी स्टेयर को स्टीप भी नहीं कर सकते। ठीक है, और स्टीपर स्टेयर्स हमारी जगह तो कम लेगी बट सेफ्टी हैजार्ड आ जाएगा। सेफ्टी हैजार्ड इसलिए आ जाएगा कि आपको पैर रखने की जगह कम हो गई। ठीक है, पैर रखने की जगह कैसे कम हो गई कि जो आपका ये वाला पोर्शन था, आप इसको स्टीप करते जाओगे तो ये जो पोर्शन है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ओशा जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ हैजार्ड है, उसने इंडस्ट्रियल स्टेयर्स में जो लिमिट दी है 45 डिग्री तक दी है, जो अपने IS 1644 में एक्सटर्नल स्टेयर केसेस के लिए अलाउ करता है। तो 45 डिग्री आप इंडस्ट्रियल स्टेयर केसेस में अलाउ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें को ध्यान रखनी है, बट इन जनरली आप ध्यान रखो 25 डिग्री से 40 डिग्री इज द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड स्टेयर केस। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।